बच्चों आज हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं। ये हमारा चैप्टर चल रहा है फेडरलिज्म वाला। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वीडियो हमने बना दिया है। आप सभी लोग चैनल पे जाके फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। अगर किसी को उसमें समझने में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको कोई टॉपिक अगर समझने में प्रॉब्लम होती है तो। अब हम इसमें सेकंड टॉपिक देखने वाले हैं कि व्हाट मेक्स अ इंडिया फेडरल कंट्री, यानी कि कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जो भारत को एक मतलब फेडरल कंट्री बनाते हैं। फेडरल का मतलब होता है संघ। ठीक है, संघीय कंट्री बनाते हैं। ठीक है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। तो मैंने आपको वो 7 पॉइंट पिछले वीडियो में बताए थे, तो उसमें बताया गया था कि फेडरल बनने के लिए सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि दो तरह की सरकारें होनी चाहिए। तो जो भारत में है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है। दोनों के कुछ अपने अपने मतलब जुरिडिक्शन होते हैं। जुरिडिक्शन से मतलब है कि दोनों के अपने अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था, उसमें एग्जाम्पल दिया था एजुकेशन का, कि एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। और कुछ ऐसे मतलब भी सब्जेक्ट होते हैं जिन पे केवल और केवल सेंट्रल ही फैसला लेगी। जैसे मैंने उसमें एग्जांपल दिया था डिफेंस का, फॉरेन पॉलिसी का। ठीक है, जिस पे केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को ही फैसले लेने थे। इसी तरह से कुछ मतलब इसमें टॉपिक बताए गए हैं कि ये सब बातें मतलब संविधान में कहाँ पर लिखी हुई हैं, जिससे हमें पता चलता है कि स्टेट मतलब किन चीज़ों पे डिसीजन बना सकती है और सेंट्रल किन चीज़ों पे डिसीजन बना सकती है, या दोनों ही मिलकर किन चीज़ों पे डिसीजन बना सकते हैं। तो जिस तरह से आप कोई चीज़ नोट करते हो, उसकी लिस्ट बनाते हो, ठीक है, ये काम मुझे करना है या मेरे फ्रेंड को करना है या किसी मतलब अन्य व्यक्ति को करना है, तो उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ लिस्ट बनाई गई हैं। ठीक है, उन लिस्ट को हम अलग अलग तरीके से जानते हैं। जैसे फर्स्ट लिस्ट का नाम है यूनियन लिस्ट, सेकंड लिस्ट का नाम है स्टेट लिस्ट, और थर्ड लिस्ट का नाम है आपका कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो ये 3 लिस्ट बनाई गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो ये डिसाइड करेंगी कि मतलब किन सब्जेक्ट के लिए सेंट्रल को लॉ बनाना है, किस सब्जेक्ट के लिए स्टेट को लॉ बनाना है, या किस सब्जेक्ट के लिए दोनों को लॉ बनाना है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। कुछ मैरिज करके कोई एक क्वेश्चन दिया गया था कि उसको उसके ऊपर कौन लॉ बना सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर क्लियर समझना है कि किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें काम कर सकती हैं। तो थोड़ा स्टार्टिंग का फर्स्ट पैरा पढ़ते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वी हैव अर्लियर सीन हाउ स्मॉल कंट्रीज लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका फेस सो मैनी प्रॉब्लम ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधताएं, यानी कि भारत वो सॉरी बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे छोटे देश किस तरह से देखा था, उनके यहाँ पे छोटी सी हल्की मतलब बहुत कम डाइवर्सिटी होने के बाद भी उन्हें मैनेज करने में प्रॉब्लम हुई। व्हाट अबाउट द वास्ट कंट्री लाइक इंडिया, यानी कि भारत जैसे विशाल देश जहाँ पर आप कुछ किलोमीटर पर अगर चले जाएंगे तो तब भी भाषा बदल जाती है, लोगों का कल्चर बदल जाता है। ठीक है, रहने का उठने बैठने की चीज़ें तौर तरीके बदल जाते हैं। तो यहाँ पर कैसे मैनेज किया जाएगा। सो मैनी लैंग्वेजेस रिलीजन्स एंड रीजन्स। ठीक है, यहाँ पर कई सारी भाषाएं, धर्म और जगह हैं। व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन अवर कंट्री, तो हमारे देश में किस तरह से पावर शेयरिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। तो जो भी अरेंजमेंट होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन से होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा होगा उस तरह से सरकारें अपने आप को ऑपरेट करेंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं यूनियन लिस्ट पे। इसको आप एक बार जो कुछ इसमें लिखा है एक बार आप रीड करेंगे। वैसे जो भी बताने वाली चीज़ थी मैंने आपको बताई है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगी लिखने के लिए। ठीक है, तो जो भी चीज़ इसमें बताई जा रही है वो एग्ज़ाम में आपको ज़रूर मिलेगा। कॉन्फिडेंट रहिए, आपको 100% एग्ज़ाम में मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनियन लिस्ट। यूनियन का मतलब होता है सेंट्रल। ठीक है, ये वो वाली लिस्ट है जिस पे केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लॉ बनाएगी। ठीक, इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा है। इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज अ डिफेंस ऑफ अ कंट्री। डिफेंस का मतलब होता है रक्षा। ठीक है, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, इन सभी पे लॉ बनाने का अधिकार केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को ही है। दे आर इंक्लूड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड ए यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। यानी कि यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान। आपने फिजिक्स में 9th क्लास में पढ़ रखा है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, यानी कि हमें पूरे देश में एक समान चाहिए। अब जैसे करेंसी की बात की जाए तो अगर किसी स्टेट को अगर करेंसी बनाने का परमिशन दिया जाए तो भाई वो क्या होगा कि भाई पंजाब वाले कहेंगे कि हमारे हिसाब से अलग करेंसी होनी चाहिए, केरल वाले कहेंगे नहीं हमारे हिसाब से अलग करेंसी होनी चाहिए, बंगाल वाले कहेंगे हमारे हिसाब से अलग करेंसी होनी चाहिए, आंध्रा अलग है। इस तरह से अलग अलग करेंसी का डिवीज़न हो जाएगा और देश में फिर आप समझ ही सकते हैं कि क्या होगा कि कोई व्यक्ति अगर कहीं टूरिज्म पे जाता है, घूमने जाता है, वो कह देगा नहीं ये तो केरलाई करेंसी है, हमारे यहाँ नहीं चलेगी। ठीक है, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ये तो। इसलिए इस तरह से पूरे देश में एक समान चीज़ यानी कि यूनिफॉर्म चीज़ बनी रहे, चाहे आप केरल जाएं, चाहे तमिलनाडु जाएं, चाहे आप
मतलब उत्तर प्रदेश में रहें या बिहार में रहें, कहीं भी जाएं, ठीक है, आपको एक जैसा सभी जगह करेंसी मिले, जिसलिए केंद्र ही इस तरह के कानून को बनाएगी। दे आर इंक्लूड इन द लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर्स। इन सभी मैटर्स पे हमें क्या चाहिए? यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए थ्रू आउट द कंट्री, यानी कि पूरे देश में। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द अबव लिस्ट, यानी कि ऊपर जो लिस्ट मेंशन की गई है उसमें केवल और केवल यूनियन गवर्नमेंट ही फैसले लेगी। तो यहाँ पे आपने समझ लिया यूनियन गवर्नमेंट किस लॉ पे फैसला लेगी, केवल जो ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। बैंकिंग हो गया, डिफेंस हो गया, करेंसी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। स्टेट लिस्ट कंटेन अ सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज अ पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन रिलेटेड चीज़ों पे कौन फैसला लेगा? स्टेट, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट alone can make a law in relating to the subject mentioned in the स्टेट लिस्ट, ठीक है। इन स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मेंशन किए गए उस पर केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट ही फैसले लेगी। दूसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा है इंक्लूडिंग सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन एंड यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट सच एज एजुकेशन। जो मैंने आपको पहले ही बताया था, एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर कोई भी लॉ बना सकता है, सेंट्रल और स्टेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि केंद्र सरकार के अंडर में काम करने वाला बोर्ड है। और दूसरा एग्जांपल देते हैं जैसे स्टेट का मतलब स्टेट बोर्ड के, जैसे राजस्थान बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया। ये यहाँ पर कौन फैसले लेती है? स्टेट गवर्नमेंट फैसले लेती है, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, ये सभी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे केवल और केवल दोनों लोग फैसले ले सकते हैं। स्टेट भी अपने हिसाब से फैसले ले सकती है और केंद्र भी यानी कि सेंट्रल भी अपने हिसाब से फैसला ले सकता है। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन दिस लिस्ट। इस लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मेंशन है उस पर दोनों ही लॉ बना सकते हैं। इफ़ देयर लॉ कॉन्फ्लिक्टिंग विद ईच अदर, यानी कि कोई ऐसा कानून बन जाता है जो मतलब सेंट्रल दोनों के इस बीच में कोई समस्या क्रिएट करता है। इफ़ देयर लॉ कॉन्फ्लिक्ट ईच अदर द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल बी प्रिवेल्ड। तो वो वाला लॉ काम करेगा जो यूनियन ने बनाया है, ठीक है। क्योंकि यूनियन ने बनाया है का मतलब है कि पूरे देश में हमें एक समान लॉ चाहिए। उसके लिए हमें क्या चाहिए? पूरे देश में एक समान लॉ चाहिए, ठीक है। इसके बाद लिखा है कि वॉट एवर द सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन द एनी ऑफ द थ्री लिस्ट, यानी कि उस सब्जेक्ट के बारे में क्या होगा जो किसी भी मतलब लिस्ट में नहीं है, ना तो यूनियन में, ना स्टेट में, ना कॉन्करेंट में। तो ऐसे सब्जेक्ट को हम किस में मेंशन उस पर लॉ कौन बनेगा? केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जैसे इसमें लिखा है द एरियाज लाइक छत्तीसगढ़ और लक्षद्वीप और द कैपिटल ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ द स्टेट, इनके पास स्टेट की पावर नहीं है। द सेंट्रल गवर्नमेंट है द स्पेशल पावर इन रनिंग दीज एरियाज, इनके पास इनको रन करने के लिए किसके 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 पास पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है? ये आपको मैप दिखाया जाएगा 1947 में इंडिया के पास इतने सारे प्रोविंसेस थे, तो किस तरह से भारत अलग अलग आज की जो स्टेट्स हैं उनको और पहले की जो स्टेट्स हैं उनको कैसे मैनेज करता था। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अगर कोई भी लिस्ट में कोई भी लॉ नहीं है तो उसमें फैसला कौन देगा? वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें जो भी चीज़ें आपको समझाने वाली थी वो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। फिर भी अगर कोई चीज़ इसमें से आपको नहीं बताई गई है और आपको आ रही है तो आप हमें एक बार कमेंट में बोल दें, तो मैं आपको वो पॉइंट्स सारे क्लियर करा दूंगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और ये हमारा सेकंड वीडियो था। थर्ड वीडियो आपका जल्द ही आएगा।